चलिए, जय हिंद। और आज के सेशन में 15 मिनट शो में सभी छात्रों का स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोग का क्या है, देखिए। पहला कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, दिया गया है। तो अब यहाँ पे आप लोग को देखना है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में टोटल हड्डियां दिया गया 206 दिया गया है, 300 दिया गया, 208 दिया गया, 312 दिया गया है। अब ऑप्शन के अनुसार आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 206 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नवजात शिशु की अगर बात होगी तो नवजात शिशु में आप याद रखिएगा 300 हड्डियां होती है। क्या होती है? 300 हड्डियां होती है। और हड्डियों का अध्ययन अगर आपसे पूछा जाएगा कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसका स्टडी क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। तो आंसर आपका 206 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 206, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, कह रहा है डैश के उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। भाई साहब, कोई भी प्लांट्स का रंग हरा होने का जो मेन कारण है वो है उसमें उपस्थिति किसका? क्लोरोफिल का। और एक चीज आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। और हरापन होने के लिए इस धातु का अहम भूमिका होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब बात होती है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए, ठीक है, क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। साथ साथ जल का, CO2 का और सनलाइट का होना अति आवश्यक है, तभी कोई पौधा, आप याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाता है, क्लोरोफिल, ठीक है। याद रखिएगा, यूरिया की बात होता है तो पौधे के विकास में, पौधे के डेवलपमेंट में यूरिया का भी बड़ा योगदान होता है, क्योंकि यूरिया में आपको पता होना चाहिए 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। जबकि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 भी जरूरी है। साथ साथ आप याद रखिएगा, अभी हमने आपको बताया था कि जल की भी आवश्यकता होती है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। दिया गया है इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट दिया गया है। आपको मिलान करना है। ए का मिलान जो है यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन में भी ABCD आंसर दिया गया, आपको तीसरे नंबर का जवाब देना है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और आपका लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये सभी आप याद रखिएगा किसके भाग हैं? तो आप याद रखिएगा WBC का। किसका भाग है? WBC का। और आपको ये पता होना चाहिए कि शरीर को रोगों से सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी WBC के पास होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि WBC का मेन कार्य क्या है, तो ये हमारे शरीर को रोगों से क्या देता है? सुरक्षा देता है। जबकि RBC की अगर बात होती है तो RBC हमारे शरीर में ब्लड जो होता है उसमें ऑक्सीजन का परिवहन की जिम्मेदारी RBC के द्वारा होता है, क्योंकि RBC में हीमोग्लोबिन होता है और ऑक्सीजन परिवहन करने में हीमोग्लोबिन का अहम भूमिका होता है। इसलिए आंसर आप सी करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है? पेनिसिलिन, एस्प्रिन, पैरासीटामोल और सल्फाडाइजिन। यानी इसमें कौन एक एंटीबायोटिक है? आप याद रखिएगा, सबसे पहला एंटीबायोटिक का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और इस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन जो खोजा गया था वो आपको कमेंट में बताना है कि ये किस कवक के द्वारा खोजा गया था। ये सभी छात्र कमेंट में आप जरूर बताइएगा। जबकि यहां पर पैरासीटामोल एक दवा है जो फीवर, आप जानते होंगे कि जिस व्यक्ति को कभी फीवर होता है, बुखार होता है, तो उसमें एक दवा चलाई जाती है जिसका नाम है पैरासीटामोल, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो आंसर यहां पर पेनिसिलिन हो जाएगा। और इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है, देखना है यहाँ पे, मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण कौन करता है? यानी यहां पर कह रहा है कि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है?
बीपी का नियंत्रण कौन करता है, आप याद रखिएगा, तो ये करता है अधिवृक्क ग्रंथि, और अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये भाई साहब किडनी के ऊपर होता है। कहां होता है? किडनी के ऊपर होता है। थायराइड हमने बताया था कि ये गला में होता है। कहां होता है? गला में होता है। थाइमस ग्रंथि चेस्ट में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? चेस्ट में। इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, जिसको हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है, देखना है यहां पे। लौंग एक मसाला है जो पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है पुष्पकली से। कहां से प्राप्त किया जाता है? पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर पुष्पकली हो जाएगा। जबकि फल का स्टडी क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। कमेंट में आप लोग सभी छात्रों को बताना है कि फूल का अध्ययन क्या कहलाता है। फूल का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आप सभी छात्रों को कमेंट में बताना है कि फूल का स्टडी क्या कहता है। ठीक है, जबकि अगर आपसे पूछे कि परासरण की क्रिया कहां होती है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, परासरण की क्रिया पौधे के जड़ में होती है। कहां होती है? पौधे के जड़ में होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निक्टोफोबिया का डर क्या है? पक्षी से, अंधेरा से, जानवर से, प्रकाश से। यहां पर ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी और डी दिया गया। ऑप्शन 7 का आप लोग जवाब दीजिएगा, तो यहां पर अंधेरा से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है यहां पे, ठीक है, मशरूम एक प्रकार का क्या है? शैवाल है, अनावृत बीजी है, पादप है, कवक है। तो आपको बताया गया था कि मशरूम हो, इष्ट हो, ये सभी एक प्रकार का कवक होता है, और कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। जबकि शैवाल का अध्ययन अगर पूछा जाएगा, शैवाल का अध्ययन अगर पूछा जाएगा, तो इसका अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। यहां से भी कई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, कवक हो जाएगा। नेक्स्ट आप याद रखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है, डीएनए संश्लेषण किसने किया था? आप याद रखिएगा, आर्थर कॉनबर्ग, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर दिया गया है। तो डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले जो किया गया था वो है आर्थर कॉनबर्ग के द्वारा। आप याद रखिएगा, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल का खोज किया था, मृत सेल का खोज किया था। एडवर्ड जेनर आप याद रखिएगा, चेचक के टीके का, चेचक का टीका आप याद रखिएगा यहां पर। ठीक है, एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। जोसेफ लिस्टर आप याद रखिएगा, ठीक है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का बात होगा, एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किया था जोसेफ लिस्टर ने किया था। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किसके द्वारा किया गया था, जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था। जबकि टीके का खोज अगर पूछा जाएगा कि टीके का खोज किसके द्वारा किया गया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है, पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक किसके द्वारा? भी जस्ट मैंने आपको बताया था, पेनिसिलिन जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। लुई पाश्चर आप याद रखिएगा, रेबीज का टीका, रेबीज का टीका अगर आपसे पूछे कि रेबीज का टीका किसके द्वारा खोजा गया था, साथ में अगर पूछा जाएगा केबल टीके का खोज किसके द्वारा किया गया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा। और पोलियो का टीका, ये काफी महत्वपूर्ण है, पोलियो का टीका अगर पूछा जाएगा कि पोलियो का टीका किसके द्वारा खोजा गया था, तो ये खोजा गया था भाई साहब आप याद रखिएगा, जॉन्स साल्क के द्वारा। तो जॉन साल्क के द्वारा आप याद रखिएगा पोलियो का टीका। केवल टीके का खोज अगर पूछा जाएगा, एडवर्ड जेनर के द्वारा। रेबीज का टीका लुई पाश्चर के द्वारा। और आप याद रखिएगा पहला एंटीबायोटिक जो खोजा गया था वो खोजा गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, और ये एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। और किस कवक से खोजा गया था? पेनिसिलियम नामक कवक से खोजा गया था। आज वर्तमान समय में जितने एंटीबायोटिक्स बन रहे हैं उसमें अहम योगदान है बैक्टीरिया का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, और ये प्रश्न है कि पौधे में जाइलम मुख्य रूप से इसका कार्य क्या होता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जाइलम का मेन कार्य क्या होता है या फ्लोएम का मेन कार्य क्या होता है। तो जाइलम का मेन कार्य होता है भाई साहब पानी का, जल का परिवहन करना, जबकि भोजन का परिवहन करना ये काम है फ्लोएम टिश्यू का, फ्लोएम उत्तक का। और जाइलम और फ्लोएम आप याद रखिएगा ये दोनों जो है जटिल उत्तक के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? जटिल उत्तक के उदाहरण
है, तो यहां से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्न में कौन एक अजैविक पदार्थ नहीं है? कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन। कौन एक अजैविक पदार्थ नहीं है? यहां पर प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रोटीन आप याद रखिएगा, ये अजैविक पदार्थ के रूप में नहीं है, आप याद रखिएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और प्रोटीन का निर्माण आप ध्यान रखिएगा 20 प्रकार के एमिनो एसिड से होता है। 20 प्रकार के एमिनो एसिड से अगर आपसे प्रश्न पूछे कि 20 प्रकार के एमिनो एसिड से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? अब देखिए रोगाणुओं का खोज किया था क्रिस्टियन बर्नार्ड दिया गया, लुइस अल्फारोन्स दिया गया, दिमित्री इवानोविस्की दिया गया है और डी ऑप्शन दिया गया है। यहां पे आप लोग जवाब दीजिएगा। तो ये किया है चार्ल्स लुइस अल्फारोन्स दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आप याद रखिएगा इवानोविस्की के द्वारा जो है ये खोजा गया था, पहला वायरस का खोज किया गया था इवानोविस्की के द्वारा। चलिए किसकी त्वचा पर एक पृष्ठीय रक्तवाहिका दिखाई देता है? केचुआ, तिलचट्टा, मेढक और छिपकली। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, चारों ऑप्शन में आपको जवाब देना है। आंसर हो जाएगा आपका केचुआ। और केचुआ आप याद रखिएगा एनालिडा फाइलम के अंतर्गत आता है। जबकि तिलचट्टा की अगर बात किया जाएगा, तिलचट्टा जो है ये आता है आर्थ्रोपोडा में। जबकि मेढक की बात किया जाए ये एम्फिबियंस में आते हैं, उभयचर में आते हैं। जबकि आप याद रखिएगा रेप्टाइल्स में आता है आपका छिपकली। तो इस तरह से आंसर आपका केचुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि युग्म में मौजूद होती है? भाई साहब युग्म का मतलब पेयर होता है, पेयर का मतलब यानी जोड़ा में होता है। तो जोड़ा में आपका होगा अधिवृक्क, यानी अधिवृक्क की संख्या 2 होगा, यकृत की संख्या 1 होगा, अग्नाशय की संख्या 1 होगा। यहां पर जोड़े के रूप में आपका अधिवृक्क है, यानी 15 का यहां पर आंसर ए हो जाएगा अधिवृक्क। और अधिवृक्क को ही हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और यहीं से आप याद रखिएगा सेक्स हार्मोन का स्राव होता है। प्रश्न कभी कभी पूछ देगा कि सेक्स हार्मोन का स्राव कहां से होता है? तो आप याद रखिएगा ये होता है एड्रिनल ग्लैंड से होता है, अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। यहां से भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत आसान प्रश्न है। इससे होता है स्कर्वी रोग। और सबसे ज्यादा विटामिन सी आपको आंवला, मौसमी, संतरा से प्राप्त होता है, इसलिए आंसर आपका सी होगा। यूरिक एसिड से आप याद रखिएगा गठिया रोग जन्म होता है, गठिया रोग का संबंध जो होता है यूरिक एसिड से होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने H1N1 किसके द्वारा होता है? यानी H1N1 जो होता है इसे हम स्वाइन फ्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाइन फ्लू कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। और यह एक वायरस जनित रोग है, इस बात को भी याद रखिएगा। जबकि H5N1 आप याद रखिएगा, H5N1 की अगर बात हो, H5N1 की बात हो तो इसे कहा जाता है वर्ड फ्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड फ्लू कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है, देखना है क्या है। कांड्रा जोड़ता है भाई साहब, एक ने आपने नाम सुना होगा लिगामेंट और एक नाम सुना होगा आपने टेंडन। तो यहां पर प्रश्न आता है कि ये किससे किससे रिलेटेड है? कांड्रा जोड़ता है किससे? ठीक है, उपास्थि के साथ हड्डी का, हड्डी से हड्डी का, पेशी से पेशी और पेशी से हड्डी से। आप कमेंट में बताइएगा कि लिगामेंट का संबंध अगर आपसे ऐसे पूछे, लिगामेंट का, ठीक है, लिगामेंट का संबंध अगर पूछे और टेंडन का संबंध पूछे, ठीक है, तो आप सीधे जवाब दीजिएगा लिगामेंट और टेंडन में। ठीक है, एक होता है अस्थि और मांसपेशियों के जोड़ को, ठीक है, और एक होता है हड्डी और हड्डियों के जोड़ को। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन के अनुसार आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहां से प्रश्न एक पूछा जाता है, इनमें से कौन सी हड्डी मानव का हिस्सा नहीं है? दिया गया है इनकस है, फीमर है, स्टेपिस है और मैलियस है। चलिए इनकस, फीमर और यहां पर मानव के कान का हिस्सा नहीं है। तो आप याद रखिएगा यहां पर फीमर जो है ये हिस्सा नहीं है। फीमर जो होता है ये जांघ में पाया जाता है, जबकि इनकस है, मैलियस है और स्टेपिस है ये कान में पाया जाता है। और कान में टोटल हड्डियों की संख्या 6 होती है। आप याद रखिएगा शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात हो तो ये कान में होता है जिसे स्टेपिस कहते हैं, जबकि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात हो तो ये पाया जाता है आपके पैर में, जिसको हम फीमर के नाम से जानते हैं, जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न है पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? कैरोलस लिनियस,
लेमार्क, मेंडल और डार्विन दिया गया है ऑप्शन के अनुसार, आप याद रखिएगा। और ये हैं चार्ल्स डार्विन। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है ग्रेगर जोहान मेंडल को। और लेमार्क आप याद रखिएगा, जैव विकासवाद का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था लेमार्क ने। जबकि टैक्सोनॉमी वर्गीकी का पिता कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है कि द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी छात्रों को एक बार जय हिंद। ओके।